Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the Mahanadi River dispute. तो अचानक से ये महानदी विवाद फिर से सुर्खियों में क्यों आ गया है? इसकी वजह है एक डेडलाइन। महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल यानी MWDT ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों को एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अप्रैल 2026 तक आपस में किसी समझौते पर पहुंच जाएं। और यही डेडलाइन इस पूरे मुद्दे को इंटरस्टेट रिलेशंस के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी बना देती है। देखिए, किसी भी नदी विवाद को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले हम उस नदी को ही समझें। उसकी ज्योग्राफी को समझना बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि आखिर ये सारा विवाद पानी को लेकर ही तो है और वो पानी इसी नदी से आता है। तो चलिए सबसे पहले महानदी को जानते हैं। तो महानदी नदी निकलती कहां से है? इसका ओरिजिन है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा की पहाड़ियां। वहां से ये अपना लगभग 850 से 900 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है। पहले छत्तीसगढ़ में बहती है, फिर उड़ीसा में और आखिर में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो गोदावरी और कृष्णा के बाद ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। अब इस विवाद की असली जड़ को समझने के लिए ये स्लाइड बहुत क्रूशियल है। हम बात कर रहे हैं कैचमेंट एरिया की। अच्छा, कैचमेंट एरिया होता क्या है? ये वो पूरा इलाका है जहां से बारिश का पानी बहकर नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज में इकट्ठा होता है। महानदी का कुल कैचमेंट एरिया है लगभग 1,41,000 स्क्वायर किलोमीटर और यहीं से इस पूरे डिस्प्यूट की नींव पड़ती है। आप देखिए, इसका लगभग 54% हिस्सा छत्तीसगढ़ में है और करीब 46% उड़ीसा में। इसी ज्योग्राफियाई बनावट की वजह से छत्तीसगढ़ को अपर राइपेरियन स्टेट कहा जाता है, क्योंकि नदी वहां से बहना शुरू करती है, और ओडिशा लोअर राइपेरियन स्टेट कहलाता है, क्योंकि नदी छत्तीसगढ़ के बाद वहां पहुंचती है। देखिए, एक नदी सिर्फ एक अकेली धारा नहीं होती, इट्स अ कंप्लीट नेटवर्क। इसमें कई छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां कहते हैं। महानदी की भी कई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे लेफ्ट बैंक से इसमें शिवनाथ, हसदेव, मान और इब आकर मिलती हैं, और इसमें शिवनाथ इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। वहीं राइट बैंक से ओंग, जोंक और तेल जैसी नदियां इसमें शामिल होती हैं। और जब हम ओडिशा की बात करते हैं तो महानदी सिस्टम का एक सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है हीराकुंड बांध। यह दुनिया के सबसे लंबे अर्थन डैम्स में से एक है और ओडिशा के लिए फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और पावर जनरेशन का एक वाइटल सेंटर है। यह पॉइंट हमें ओडिशा के पर्सपेक्टिव को समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए, ज्योग्राफी का बेस बनाने के बाद अब सीधे विवाद के कोर इशू पर चलते हैं और देखते हैं कि यह पूरी बहस आखिर है क्या। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये एक क्लासिक अपर वर्सेस लोअर रिपेरियन स्टेट्स का कॉन्फ्लिक्ट है। ये लीगल टर्म्स हैं। अपर रिपेरियन वो स्टेट होता है जो नदी के बहाव में ऊपर की तरफ है, जहां से नदी पहले गुजरती है। इस केस में वो है छत्तीसगढ़। और लोअर रिपेरियन वो स्टेट है जो डाउनस्ट्रीम यानी बहाव की दिशा में नीचे की तरफ है। यहां वो हुआ उड़ीसा। अब जाहिर है, दोनों राज्यों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक तरफ ओडिशा का कहना है कि महानदी उनकी लाइफलाइन है, यानी जीवन रेखा। उनकी शिकायत यह है कि छत्तीसगढ़ ने अपने यहां कई इंडस्ट्रियल बैराज बना लिए हैं, जिसकी वजह से नॉन मॉनसून महीनों में नदी का बहाव बहुत कम हो गया है। इससे उनकी एग्रीकल्चर, फिशरीज और हीराकुंड डैम से होने वाले पावर जनरेशन पर सीधा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का तर्क राइट टू डेवलपमेंट पर बेस्ड है। उनका कहना है कि जब नदी का ज्यादातर कैचमेंट एरिया हमारे राज्य में है, तो हमें अपने विकास के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए और अपने किसानों के लिए पानी इस्तेमाल करने का पूरा हक है। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि ओडिशा के पास पानी स्टोर करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो काफी सारा पानी यूं ही समुद्र में बह जाने देता है। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया में ऐसे इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को सुलझाने का मैकेनिज्म क्या है? व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में। इसके लिए एक खास प्रावधान है, आर्टिकल 262। ये इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के लिए पावर सेंटर है। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को दो बहुत ही जरूरी पावर्स देता है। पहली, कि पार्लियामेंट कानून बनाकर ऐसे डिस्प्यूट्स के एजुडिकेशन यानी निपटारे के लिए कोई मैकेनिज्म बना सकती है, जैसे कि ट्रिब्यूनल। और दूसरी पावर, जो बहुत सिग्निफिकेंट है, वो ये कि पार्लियामेंट ये भी तय कर सकती है कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। इसी आर्टिकल 262 के तहत पार्लियामेंट ने 1956 में इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट यानी ISRWD एक्ट पास किया। इसका प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 1, कोई भी प्रभावित राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट से शिकायत करता है। स्टेप 2, सेंटर पहले नेगोशिएशन के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश करता है
और स्टेप 3, अगर बातचीत फेल हो जाती है तो सेंटर एक वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का गठन करती है। तो इसी लीगल फ्रेमवर्क के तहत महानदी विवाद के लिए भी ट्रिब्यूनल बनाया गया। चलिए अब जरा आज की स्थिति पर फोकस करते हैं। इस डिस्प्यूट की जड़ें 1983 के एक एग्रीमेंट तक जाती है जो उड़ीसा और उस वक्त के अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के बीच हुआ था। लेकिन मामला असल में 2016 में काफी बढ़ गया जब उड़ीसा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर 2018 में महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और जैसा हमने शुरू में देखा, ट्रिब्यूनल को अपना फाइनल अवार्ड देने की मौजूदा डेडलाइन अप्रैल 2026 है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब ट्रिब्यूनल बना हुआ है तो इतने सालों के बाद भी कोई फाइनल फैसला क्यों नहीं आ पाया है? ट्रिब्यूनल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? और इस देरी की सबसे बड़ी वजह है भरोसेमंद डेटा की कमी। आप खुद सोचिए, जब दोनों पक्ष नदी में पानी के फ्लो, उसकी अवेलेबिलिटी और उसके यूटिलाइजेशन पे ही सहमत ना हो तो बंटवारे का कोई फॉर्मूला कैसे तय होगा? दोनों ही स्टेट्स बिल्कुल अलग अलग डेटा पेश करते हैं और जब तक एक वेरीफाइड और म्यूचुअली अग्रीड अपॉन डेटा सेट नहीं होगा तब तक ट्रिब्यूनल के लिए कोई भी निष्पक्ष फैसला देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह विवाद सिर्फ दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे तक ही सीमित नहीं है। इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसके जो प्रभाव हैं, वो कहीं ज्यादा गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। तो समझिए, ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, बल्कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की भी एक बड़ी परीक्षा है। जब राज्य पानी जैसे शेयर्ड रिसोर्स पर आपस में लड़ते हैं तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की भावना को चैलेंज करता है। इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता है क्योंकि दोनों राज्यों की 60% से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और इसका एक गहरा इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी है। महानदी का ताजा पानी एशिया के सबसे बड़े ब्रैकिश वाटर लगून चिल्का लेक को जिंदा रखता है, जो कि एक रामसर साइट है और एक बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि महानदी डिस्प्यूट का जो भी समाधान निकलेगा वो इंडिया की हाइड्रोपॉलिटिक्स में एक केस स्टडी बनेगा। हाइड्रोपॉलिटिक्स का मतलब होता है जब पानी, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के बीच पॉलिटिक्स और पावर का सेंटर बन जाता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक समाधान यह हो सकता है कि अलग अलग ट्रिब्यूनल्स की जगह एक सिंगल परमानेंट नेशनल ट्रिब्यूनल हो जो मामलों को तेजी से निपटा सके, जैसा कि 2019 के अमेंडमेंट बिल में प्रपोज भी किया गया था। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सैटेलाइट इमेजरी, आईओटी सेंसर्स और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग से मिला सटीक डेटा इस तरह के विवादों की जड़ यानी डेटा डिस्क्रिपेंसी को ही खत्म कर सकता है। आखिर में महानदी विवाद हमें यही सिखाता है कि पानी जैसे अनमोल संसाधन के लिए हमें टकराव का नहीं बल्कि सहयोग और विज्ञान का रास्ता अपनाना होगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।